हेलो स्टूडेंट, मैं संजय पाटीदार कोचिंग क्लास में आप लोगों का स्वागत करता हूं। आइए इस वीडियो लेक्चर में हम प्रश्नावली 4.3 के क्वेश्चन नंबर 9, 10 और 11 को करने वाले हैं। यह वीडियो आपके लिए बहुत ही बढ़िया और इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो आप वीडियो में अंत तक बने रहे। इन सवालों को हम बहुत ही ईजी तरीके से करने वाले हैं। तो आइए सबसे पहले करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 9 कि दो पानी के नल एक साथ एक हौज को 9 से ही 3/8 घंटे में भर देते हैं। अगर इन दोनों नलों को एक साथ इस हौज में चला दिया जाए तो वह 9 से ही 3/8 घंटे में इस हौज को भर देते हैं। ये तो हमें समझ में आया। आगे क्या बोल रहा है ये कि बड़े व्यास वाला नल, अर्थात ये वाला जो नल है, हौज को भरने में कम व्यास वाले नल से 10 घंटे कम समय लेता है। अगर मैं छोटे नल वाले का समय x मान लेता हूं कि ये x घंटे में भरता है, तो ये इससे 10 घंटे कम ले रहा है, अर्थात x माइनस 10 घंटे हो जाएगा। तो ये तो दोनों का समय हमने निकाल लिया कि छोटे नल द्वारा हौज को भरने में x टाइम अगर लगता है तो बड़े नल को x माइनस 10 घंटे लगेंगे। ये तो क्लियर हुआ। अब हमें ज्ञात करना है प्रत्येक द्वारा अलग से हौज भरने में लिया गया समय, अर्थात बड़े नल द्वारा हौज को कितने समय में भरा जाएगा और छोटे नल द्वारा हौज को कितने समय में भरा जाएगा। तो बच्चों, इसके लिए आपको सबसे पहले छोटे नल द्वारा लिया गया समय और बड़े नल द्वारा लिया गया समय यहां पर लिखना होगा। तो आइए करते हैं हम स्टार्ट। मान लेते हैं कि छोटे नल द्वारा हौज को भरने में लिया गया समय x घंटे है। ठीक है ना। तो अब यहां पर छोटे नल से बड़े नल जो है वो कितने घंटे कम समय में भर रहा है, तो 10 घंटे कम में, तो इससे 10 हमने कम कर दिया, तो ये बड़े नल द्वारा हो गया। तो लिख लेते हैं हम कि बड़े नल द्वारा हौज को भरने में लगा समय। ओके, कितना हो जाएगा? छोटे नल से 10 घंटे कम। ठीक है ना। अब दोनों नल द्वारा हौज को भरने में लगा समय, कितना समय है हमारे पास? 9 से ही 3/8 घंटे, या हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, 8 9 72 और 3 हो गए 75 अपॉन में 8 घंटे। ये ठीक रहेगा क्योंकि आगे हमें करने में आसानी रहेगी। यहां तक समझ में आ गया। अब यहां पर बच्चों सबसे मेन चीज आपको समझना है कि हमें 1 घंटे में छोटे नल द्वारा हौज को कितना भरा जाता है और 1 घंटे में बड़े नल द्वारा हौज को कितने घंटे में भरा जाता है, और दोनों नल 1 घंटे में इस हौज को कितना भरते हैं। इन तीनों मानों को यहां मुझे निकालना होगा, जिससे हमारा सवाल और इजी हो जाएगा। तो पहले मैं निकाल लेता हूं छोटे नल द्वारा 1 घंटे में हौज को भरने में लगा समय। तो बच्चों, ये तो हमारे पास में कुल समय है। अब मुझे सिर्फ 1 घंटे का निकालना है, तो कुल समय से मैं भाग लगा देता हूं 1 घंटे में। तो 1 घंटे में हौज कितना भरा जाएगा, ये आ जाएगा हमारे पास में समय। ओके। अब इसी तरह से बड़े नल द्वारा भी निकाल लीजिए। बड़े नल द्वारा 1 घंटे में हौज को भरने में लगा समय, तो टोटल 1 घंटे में निकाल रहे हैं, तो टोटल समय लग रहा है इसको x माइनस 10, तो इसे भाग लगा दीजिए, तो ये आ गया घंटे। अब ये दोनों चीजें हमें अभी आगे काम देने वाली है, इसको अंडरलाइन कर लीजिए क्योंकि ये दोनों ही चीजें हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अब ये तो हो गया अलग अलग नल द्वारा 1-1 घंटे में हौज को भरने में लगा समय, ठीक, कितना भरा जाएगा ये। अब यहां पर मुझे निकालना है कि दोनों नल 1 घंटे में कितना हौज को भरते हैं, ये हम निकाल लेते हैं। कितना भरेंगे, तो जिस तरह से यहां पर हमने निकाला है कि ये टोटल समय लगा रहा है, तो इसको उलट गुणित कर दीजिए, तो 1 घंटे का आ जाएगा, मतलब 8/75 घंटे। ठीक है ना। तो इतना हौज ये भर देगा। अब यहां पर देखिए बच्चों, ये तो 1 घंटे में और ये 1 घंटे में लगा हुआ समय है, और ये 1 घंटे में टोटल जो हौज भर लेते हैं वो दिया गया है। तो इन दोनों को जोड़ने पर हमारा ये वाला मान आ जाएगा। तो प्रश्नानुसार इन दोनों को जोड़ दीजिए, तो प्रश्नानुसार हो जाएगा 1/x प्लस 1/x माइनस 10 बरोबर 1 घंटे का समय कितना है, तो 8/75। बस इसको सिंपल कर लीजिए, इसको सरल कर लीजिए, सवाल यहाँ से हमारा इजी हो जाएगा। तो सबसे पहले इन दोनों का एलसीएम होगा x और x माइनस 10, ये एलसीएम हुआ, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो x माइनस 10 प्लस x बराबर 8/75। ठीक है ना। अब देखो 1x और 1x कितने x हो गए, 2x माइनस 10 अपॉन में इनका मल्टीप्लाई कर दो, x स्क्वायर माइनस
10x बरोबर 8/75। अब 75 का और 8 का क्रॉस मल्टीप्लाई, तो इसका इधर क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूं तो ये हो जाएगा 5 5 5 10 7 14 और 1 15 अर्थात 150x माइनस इसका इसमें करेंगे तो 750 और बरोबर 8 का गुणा इसमें करोगे तो 8x स्क्वायर और 8 का 10 में करोगे तो माइनस 80x। तो ये तो हुआ बच्चों मल्टीप्लाई। अब इन दोनों का पक्षांतरण में इधर कर देता हूं तो 8x स्क्वायर और ये हो जाएगा माइनस 80x और इसको इधर लाएंगे तो माइनस 150x और इसको इधर करेंगे तो ये हो जाएगा प्लस 750 बराबर 0। माइनस माइनस ये दोनों प्लस हो रहे हैं, प्लस कर दीजिए तो 8x स्क्वायर माइनस इन दोनों को जोड़ेंगे तो हमारे पास में आएगा 230x और प्लस 750 बराबर 0। यहाँ से हम 2 को कॉमन निकाल सकते हैं ताकि हमारा सवाल और ज़्यादा इजी हो जाए। तो मैं यहाँ से निकाल लेता हूँ 2 को कॉमन, तो 2 को कॉमन निकालने पे आ जाएगा 2 चौक 8 माइनस 2 एकम 2 2 एकम 2 और 2 पंजे 10 और यहाँ से 2 कॉमन निकलेगा तो 2 तिया 6 और 1 बच गए 2 सती 14 और 2 पंजे 10 बराबर 0। इसका इसमें भाग लगा दो तो 4x स्क्वायर माइनस 115x प्लस 375 बराबर 0। अब ये सवाल हम बड़ी आसानी से या तो गुणनखंड विधि से कर लो या फार्मूला मेथड से, इसे किससे भी कर लो, बहुत आसानी से होगा। लेकिन इस सवाल को हम करेंगे सूत्र विधि से। a का मान क्या है हमारे पास 4, b का मान है माइनस 115 और c का मान है 375। ठीक है ना। अब यहाँ सूत्र लगा देते हैं हम। सूत्र तो हमें याद है ही सही कि x बरोबर माइनस बी धन ऋण करनी में b की घात 2 माइनस 4ac अपॉन में 2a। अब हमें सिर्फ सिंपल सा काम करना है, इसमें सिर्फ इसकी वैल्यू उठा के रख देना है। तो x बरोबर b का मान क्या है माइनस और माइनस 115 धन ऋण करनी में माइनस 115 का होल स्क्वायर माइनस 4 मल्टीप्लाई a का मान 4 है और c का मान है 375 और अपॉन में कितना आ जाएगा 2 मल्टीप्लाई 4। ओके चलो अब इसको सरल कर लेते हैं। तो माइनस माइनस तो हो गया प्लस अर्थात 115 धन ऋण करनी में इसको जब 2 बार लिखकर मल्टीप्लाई करोगे तो आपका आंसर आएगा 13225 और माइनस 4 का गुणा 375 में करेंगे तो आएगा 6000। ठीक है ना। अब अपॉन में देखिए बटे में क्या है 4 4 4 दूनी 8। अब इन दोनों को जब हम घटाएंगे तो हमारे पास में आएगा x बरोबर 115 धन ऋण करनी में इन दोनों को माइनस कर दीजिए तो हमारे पास आएगा 7225 और अपॉन में कितना 8। 7225 का वर्गमूल तो x बरोबर 115 धन ऋण और इसका वर्गमूल होगा 85 और अपॉन में आ जाएगा 8। अब यहाँ के बाद तो हमारा सवाल बहुत ही इजी हो जाएगा। सिर्फ हमें एक बार धन चिन्ह लेना है, एक बार ऋण चिन्ह लेना है और इसके मान निकाल लेना है। तो आइए वो भी कर लेते हैं हम। एक बार ले ले धन चिन्ह और एक बार ले लेते हैं ऋण चिन्ह। तो धन चिन्ह लेने पे आएगा x बरोबर 115 प्लस 85 अपॉन में 8 और x बरोबर 85 और 105 को जोड़ेंगे तो हमारे पास में आएगा 200 अपॉन में 8। दोनों को काट दीजिए तो 8 को 8 8 दूनी 16 और 8 8 पंजे 40 अर्थात ये आ जाएगा 25। ये प्लस में है, संभव है। आगे ऋण चिन्ह ले लीजिए। तो ऋण चिन्ह लेने पे आएगा हमारे पास में x बरोबर 115 माइनस 85 और अपॉन में 8। 115 और 85 को घटाएंगे तो हमारे पास में आएगा 30 अपॉन में 8। तो अब दोनों को काट दीजिए तो x बरोबर 3.75। अब यहाँ पर देखो बच्चों दोनों ही प्लस में है लेकिन इसमें से एक असंभव है। और क्यों? तो ये है असंभव। लेकिन क्यों असंभव? क्योंकि बच्चों इसका जो समय आया है वो आया है 3 घंटे और 0.75। लेकिन दोनों होज को भरने में एक साथ अगर चलाते हैं तो उसका समय है 9 घंटे, 9 सही 3/8 घंटे, जो काफी छोटा है। तो इसलिए ये क्या हो जाएगा असंभव। अब यहाँ पर हमारे पास में जो एक से अर्थात छोटे नल को भरने में लगा समय कितना आ गया 25 घंटे। तो बड़े नल का समय निकालना बहुत ही आसान होगा। तो हम यहाँ लिख लेते हैं कि छोटे नल द्वारा होज को भरने में लगा समय 25 घंटे, अर्थात ये 25 घंटे में इस होज को भर देगा। अब बड़े होज द्वारा
बड़े नल द्वारा हौज को भरने में लगा समय। तो बड़े नल द्वारा हौज को भरने में लगा समय कितना है? x माइनस 10 अर्थात 25 माइनस 10 बराबर 15 घंटे। तो आप इसे अच्छी तरह व्यवस्थित जमा के लिख ले कि छोटे नल द्वारा हौज को भरने में 25 घंटे लगेंगे और बड़े नल द्वारा हौज को भरने में 15 घंटे लगेंगे। और यही बच्चों हमारा आंसर है। बच्चों सवाल बहुत इजी है, बस एक दो बार ये प्रैक्टिस मांगेगा। आप इस सवाल पे एक दो बार प्रैक्टिस कीजिए, सवाल आपको बहुत ही आसानी से हो जाएगा। आइए अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 को। तो देखें क्वेश्चन नंबर 10 में इन्होंने क्या कहा है। हमारे जो काम की चीज़ें हम उसे अंडरलाइन करते चल जाते हैं और समझते जाते हैं। तो इन्होंने कहा है मैसूर और बेंगलोर के बीच के 132 किलोमीटर यात्रा करने में एक एक्सप्रेस रेलगाड़ी सवारी गाड़ी से 1 घंटा कम समय लेती है। यदि एक्सप्रेस रेलगाड़ी की औसत चाल सवारी गाड़ी की औसत चाल से 11 किलोमीटर अधिक हो तो दोनों रेलगाड़ियों की चाल ज्ञात कीजिए। तो बच्चों यहाँ हमारे 2-3 काम की चीज़ें आ रही है। एक तो मैसूर और बेंगलोर के बीच की जो टोटल दूरी है वो 132 किलोमीटर है, कुल दूरी हमारे पास में 132 है। आगे वो क्या बोल रहा है कि एक एक्सप्रेस रेलगाड़ी सवारी से 1 घंटा कम समय लेती है। ठीक है, एक्सप्रेस रेलगाड़ी जो है वो सवारी गाड़ी से 1 घंटा कम समय लेगी, ये भी हमने समझ लिया। इसे भी अंडरलाइन कर लीजिए। यहाँ से भी अभी हमारा क्वेश्चन चालू नहीं होगा लिखने वाला। अब ये यहाँ से देखिए, यदि एक्सप्रेस रेलगाड़ी की औसत चाल सवारी रेलगाड़ी की औसत चाल से 11 किलोमीटर अधिक हो, अगर मैं सवारी रेलगाड़ी की औसत चाल को x किलोमीटर मान लेता हूं तो यहां पर एक्सप्रेस रेलगाड़ी की जो चाल है वो सवारी रेलगाड़ी की चाल से 11 किलोमीटर अधिक है। अर्थात एक्सप्रेस रेलगाड़ी की औसत चाल क्या हो जाएगी? x + 11, क्योंकि 11 किलोमीटर अधिक है। तो बस यहां से हमारा सवाल को अब हमें चालू करना है। तो सबसे पहले मैं सवारी रेलगाड़ी की औसत चाल x मान लेता हूं, इससे ये 11 किलोमीटर एक्सप्रेस रेलगाड़ी है तो ये x + 11 हो जाएगी। तो ये दोनों की औसत चाल निकल गई। तो आइए लिख लेते हैं, दोनों की औसत चाल मान लेते हैं हम। मैंने मान लिया कि सवारी रेलगाड़ी की औसत चाल x किलोमीटर पर घंटे है। अब देखो एक्सप्रेस रेलगाड़ी की चाल कितनी हो जाएगी? इससे 11 किलोमीटर अधिक, तो यह हो जाएगी x + 11 किलोमीटर पर घंटे। ये तो दोनों निकाल दिया। अब टोटल दूरी उन्हें कितनी दूरी तय करना है, तो कुल दूरी क्या हो जाएगी? दूरी है 132 किलोमीटर। ठीक है ना। अब बच्चों यहां पर मेरे पास में दूरी भी है और इसकी दोनों की चाल भी है, सिर्फ समय नहीं है। तो आप यहां से पहले तो समय निकाल लीजिए दोनों रेलगाड़ी का। तो अपन मान लेते हैं कि सवारी रेलगाड़ी की औसत चाल से लगा समय। तो बच्चों यहां पर हमें समय का सूत्र याद करना पड़ेगा। तो मैं लिख देता हूं, समय का सूत्र होता है दूरी बटे चाल। अब मैं यहां पे समय निकाल रहा हूं, तो अब बताइए इसकी दूरी कितनी है टोटल? तो दूरी है 132 और इसकी चाल कितनी है? चाल है x। तो ये अंडरलाइन कर लीजिए, ये आपको काम देने वाला थोड़ी देर बाद। अब आगे फिर पढ़िए, आगे फिर क्या दे रहा है वो? एक्सप्रेस रेलगाड़ी की औसत चाल से लगा समय, ये भी हम लिख लेते हैं। गाड़ी की औसत चाल से लगा समय। ओके, तो वही दूरी बटे चाल, दूरी फिक्स है 132, लेकिन की चाल कितनी है? 11 किलोमीटर अधिक, तो x + 11। अब ये दोनों तो हमने हमारे काम की चीज निकाल लिया, अर्थात दोनों का समय हमने निकाल लिया है। अब यहां पर देखिए सबसे बढ़िया बात, अब यहां पर क्वेश्चन में क्या कह रहा है वो, ये वाली लाइन पढ़िए कि एक्सप्रेस रेलगाड़ी सवारी गाड़ी से 1 घंटा कम समय लेती है। अब इस लाइन को हमें यहाँ पे सेट करना है। तो अगर मैं सवारी गाड़ी में से एक्सप्रेस गाड़ी के समय को घटाता हूं तो वो समय क्या 1 घंटा हमारा ओपन हो जाएगा, इक्वल में आ जाएगा। तो बस प्रश्नानुसार में जमा लेता हूं। तो प्रश्नानुसार सवारी रेलगाड़ी का समय कितना है? 132/x, इसमें से घटा देता हूं मैं एक्सप्रेस रेलगाड़ी का समय, तो 132/x + 11, तो बरोबर कितने घंटे? वो 1 घंटे कम समय लेती है, तो इक्वल में 1 घंटे। बस अब यहां से तो हमारा सवाल बहुत काफी इजी हो जाएगा। बस हमें यहाँ पर अब एलसीएम लेना है, तो एलसीएम हो गया x + 11, ये तो एलसीएम हुआ। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो
132 का क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे x प्लस 11 में और माइनस x का गुणा कीजिए तो 132x और बरोबर 1। ठीक है ना। अब देखिए 132 यहां भी दोनों जगह मल्टीप्लाई करेगा तो इसमें इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 132x प्लस 11 का गुणा 132 में करोगे तो आएगा 1452। ठीक है ना। और माइनस 132x और अपॉन में x का गुणा x में करोगे तो x स्क्वायर, x का गुणा 11 में करोगे तो प्लस 11x बराबर 1। बहुत आसान है। अब यहां पर देखिए ये धन में और ये ऋण में, पहले तो इसे कैंसिल कीजिए। अब हमारे पास बचा है तो इसका क्रॉस मल्टीप्लाई इधर कर दीजिए तो x स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा 11x और बरोबर में कितना बच जाएगा 1452। ये हमारा इक्वल आ गया। इसका पक्षांतरण इधर करेंगे तो x स्क्वायर प्लस 11x माइनस 1452 बराबर 0। बच्चों ये देखिए ये बन गई हमारी द्विघात समीकरण। अब इस द्विघात समीकरण को या तो आप फैक्टर विधि से अर्थात गुणनखंड से कीजिए या सूत्र विधि से कीजिए। तो आइए मैं इसे सूत्र विधि से करवा देता हूं। तो a का मान तो 1 है, b का मान 11 है और c का मान है माइनस 1452। ठीक है ना। ये तो बड़ी आसानी से हो गया। अब सिर्फ मुझे यहाँ सूत्र लिखना है और सूत्र पर इसे जमाना है। तो सूत्र है हमारे पास x बरोबर माइनस बी धन ऋण करनी में b की घात 2 माइनस 4ac अपॉन में 2a। अब तो आपको भी सूत्र अच्छी तरह याद हो चुका होगा। अब a b c का मान रखिए सिर्फ। तो b का मान हम क्या लिखेंगे माइनस 11 धन ऋण करनी में b का मान है 11 का होल स्क्वायर और माइनस 4, a का मान है 11, a का मान है 1 तो 1 लगाया और c का मान है माइनस 1452। ओके ये तो हमने फार्मूले में जमा दिया। a का मान और लिखना है तो वो भी लिख दीजिए 1। अब इसको सॉल्व कर दीजिए तो x बरोबर माइनस 11 धन ऋण करनी में 121 माइनस माइनस प्लस और 1452 में 4 का गुणा करेंगे तो आएगा 5808 और अपॉन में 2 एकम 2। अब इन दोनों को जोड़ दीजिए तो x बरोबर माइनस 11 धन ऋण करनी में, तो इन दोनों का प्लस करने पे आएगा 5929 और अपॉन में कितना आएगा 2। ठीक है ना। अब 5929 का वर्गमूल होता है 77, तो इसका वर्गमूल तो है बहुत इजी तरीके से हमें मिल जाएगा 77। तो ये हो गया x बरोबर माइनस 11 धन ऋण 77 अपॉन में 2। अब यहाँ पर सिंपल सा है, हमें एक बार धन चिन्ह ले लेना है, एक बार ऋण चिन्ह ले लेना है और इसको सॉल्व कर देना है। तो x बरोबर माइनस 11 प्लस 77 अपॉन में कर लेंगे 2। तो x बरोबर 77 में से 11 घटाएंगे तो आएगा 66 अपॉन में 2, 2 से काट दीजिए तो x बरोबर 33। तो एक आंसर तो हमारा 33 आया। अब ऋण चिन्ह लेके देखते हैं क्या निकलता है। तो ऋण चिन्ह लेने पे आएगा x बरोबर माइनस 11 और माइनस 77 अपॉन में 2, तो x बरोबर माइनस 88 अपॉन में 2, दोनों को काट दीजिए तो x बरोबर माइनस 44। अब ये तो बच्चों यहाँ आपको दिख रहा है कि माइनस में है, तो ये तो हो जाएगा असंभव। लेकिन क्यों? क्योंकि रेलगाड़ी की चाल कभी भी माइनस में नहीं हो सकती। तो अब हमारे पास में जो x आया है वो क्या आ गया, सवारी रेलगाड़ी की औसत चाल। अब मुझे निकालना है एक्सप्रेस रेलगाड़ी की, तो वो भी निकाल लेते हैं अपन। तो यहाँ आंसर में लिख लेते हैं। तो हमने लिख लिया कि सवारी रेलगाड़ी की औसत चाल 33 किलोमीटर पर घंटे है। अब निकाल लेते हैं एक्सप्रेस रेलगाड़ी की चाल। x प्लस 11 क्योंकि यही हमको दिया है। अब x का मान तो हमारे पास में है 33 प्लस 11 बरोबर हो जाएगा 44 किलोमीटर पर आवर। तो बहुत आसानी से बच्चों हमने इन सवालों को कर लिया है। अब यहाँ पर इस सवालों पे एक या दो बार आपको प्रैक्टिस की जरूरत होगी। आप एक दो बार प्रैक्टिस कीजिए, सवाल आपको बहुत अच्छी तरह से आ जाएगा। आइए अब हम करते हैं प्रश्नावली का लास्ट सवाल, क्वेश्चन नंबर 11। प्रश्न नंबर हम करेंगे अब 11। प्रश्न नंबर 11 में इन्होंने दिया है कि दो वर्गों के क्षेत्रफलों का योग 468 मीटर स्क्वायर है। यदि उनके परिमापों का अंतर 24 मीटर है तो दोनों वर्गों की भुजाएं मुझे ज्ञात करना है। बच्चों सवाल बहुत ही इजी होने वाला है। इसमें मुझे क्या करना पड़ेगा, पहले तो मुझे इसकी वर्ग की भुजा नहीं दी है तो पहले वर्ग की भुजा को x और दूसरे वर्ग की भुजा को y मानना पड़ेगा। ये मैंने मान लिया। अब ये जैसा बोलता चला जाएगा वैसा मैं यहाँ करता चला जाऊंगा। तो आइए शुरुआती हम यहाँ से करते हैं। तो मान लेते हैं कि माना
पहले वर्ग की भुजा x मीटर है और दूसरे वर्ग की भुजा y मीटर है, ठीक है ना। ये दोनों को मान लिया हमने। अब पहली लाइन पढ़ो, दो वर्गों के क्षेत्रफलों का योग 468 है। अब यहां पर मुझे वर्ग के क्षेत्रफल का सूत्र याद होना चाहिए, तो मैं लिख देता हूं। तो ये लिखा मैंने, वर्ग का क्षेत्रफल, इसका फार्मूला होता है भुजा का स्क्वायर, अर्थात जो भुजा है उसका स्क्वायर कर दो तो वो वर्ग का क्षेत्रफल हो जाएगा, ठीक है। जैसे लाइन बोल रहा, दो वर्गों के क्षेत्रफलों का योग, तो पहले वर्ग का क्षेत्रफल होगा भुजा का स्क्वायर मतलब x का स्क्वायर प्लस दूसरा वर्ग हो जाएगा y का स्क्वायर बराबर कितना आ रहा है 468। तो ये तो बन गई समीकरण 1, इजी था। सेम वैसे ही समीकरण 2 के लिए अगली लाइन पढ़ो, और उनके परिमापों का अंतर 24 है। तो मुझे वर्ग के परिमाप का सूत्र याद होना चाहिए, वर्ग का परिमाप, तो इसका सूत्र होता है 4 गुणित भुजा। अब दोनों के वर्गों के वर्ग का परिमाप अगर निकाल के मैं डिफरेंस कर देता हूं तो वो आता है 24। तो उसी को प्रश्नानुसार हम देखें तो पहले वर्ग का परिमाप क्या हो जाएगा 4x, अंतर का बोल रहा है तो माइनस कर दो, 4y बराबर 24। ओके, अब यहां से हम निकाल लेते हैं 4 को कॉमन तो और इजी हो जाएगा। तो 4 को कॉमन निकालने पाएगा x माइनस वाई बराबर 24, इसे भाग लगा दो इसमें, तो x माइनस वाई बराबर 24 अपॉन 4, इसे काट दो तो ये कटेगा 4 छंग 24 अर्थात 6 बार। तो x बराबर y का पक्षांतरण कर दो तो 6 प्लस वाई। तो बच्चों हमने बड़ी आसानी से यहाँ पर एक और इक्वेशन तैयार कर ली जिसका नाम है इक्वेशन नंबर 2, ठीक है ना। अब इक्वेशन नंबर 2 का मान हम कहाँ रख देंगे, समीकरण नंबर 1 में, तो लिख लीजिए। चलो समीकरण 2 का मान हम कहाँ रखेंगे 1 में, तो समीकरण 1 है मेरे पास एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 468। जहां पर भी x आया वहां x की पूरी पूरी वैल्यू पुट कर दीजिए। तो x का मान है मेरे पास में 6 प्लस वाई, अब ये स्क्वायर में तो होल स्क्वायर में चला जाएगा, प्लस वाई स्क्वायर बराबर 468। यहां पर हम इससे सॉल्व कर ले तो यहां पर एक आइडेंटिटी लग रही है, मैं आइडेंटिटी लिख देता हूं। चूंकि a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर होता है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, तो ये आइडेंटिटी से मैं जब इसको जमाता हूं तो ये इस रूप में आ जाएगा कि 6 का होल स्क्वायर प्लस 2 मल्टीप्लाई 6 मल्टीप्लाई वाई का होल स्क्वायर और प्लस वाई स्क्वायर तो ऑलरेडी है ही सही और 468। अब इसको सिर्फ हमें सिंपल करना है तो ये हो जाएगा 6 36 प्लस 6 6 दूनी 12y प्लस वाई स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 468। अब हम इसका पक्षांतरण इधर कर देते हैं और दोनों को जोड़ देते हैं तो 1y कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 2y स्क्वायर, ओके, और ये हो जाएगा प्लस 12y प्लस 36 और इसको इधर लाओगे तो माइनस 468 और इक्वल में हो जाएगा 0। अब इन दोनों को घटा दीजिए, तो इन दोनों को हम यहाँ पे कर लेते हैं, ये सूत्र में मिटा देता हूँ, आपने याद कर लिए होंगे। तो ये हो जाएगा हमारे पास में 2y का स्क्वायर और प्लस 12y और इन दोनों को घटाओगे तो माइनस की संख्या बड़ी है 432, ठीक है ना, और इक्वल में हो गया 0। तो बच्चों इसमें से हम यहाँ 2 को और कॉमन ले सकते हैं और इजी हो जाएगा। तो ये हो जाएगा y स्क्वायर प्लस 2 छंग 12 और माइनस 2 दूनी 4 2 एकम 2 और 2 छंग 12 बराबर 0। 2 से 0 में डिवाइड करेंगे तो ये होगा y स्क्वायर प्लस 6y माइनस 216 बराबर 0। ये बन गए हमारी द्विघात समीकरण। अब इसे हम या तो सूत्र विधि से भी कर सकते हैं या गुणनखंड विधि से भी कर सकते हैं। तो यहां पर इसे गुणनखंड करना बहुत ही आसान रहेगा तो हम इसे कर लेते हैं गुणनखंड विधि से। नियम वही है, 216 के ऐसे टुकड़े करो जिसका जोड़े घटाओ 6 आ जाए। तो इन दोनों का जो गुणनखंड होगा वो होगा 18 और 12। तो इनका गुणनखंड क्या है 18 12, जिसको जोड़ने पर 18 मल्टीप्लाई 12, जिसको मल्टीप्लाई करने पे तो 216 आता है, लेकिन क्या इन दोनों को माइनस करने पे 6 आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है, इसका मतलब है गुणनखंड सही है। अब यहां पर मैं 6 की जगह लिख दूंगा 18 मल्टीप्लाई 12, तो वाई स्क्वायर प्लस वाई और 6 की जगह लिखूंगा 18 माइनस 12 माइनस 216 बराबर 0। यहां से ब्रैकेट सोल्व कर लीजिए तो ये हो जाएगा प्लस
18y और प्लस माइनस माइनस 12y माइनस 216 बरोबर 0। अब इन दोनों में से निकाल लीजिए कॉमन, ये आइडेंटिटी में मिटा देता हूँ। तो y को मैं निकालूंगा कॉमन, तो शेष बच जाएगा y प्लस 18 और माइनस 12 को कॉमन निकाल लीजिए, तो y और माइनस को कॉमन निकालोगे तो माइनस माइनस प्लस, और ये चला जाएगा 18 बार। अब ये दोनों सेम है, तो y प्लस 18 और दूसरा आ जाएगा y माइनस 12 बरोबर 0। तो y प्लस 18 बराबर होगा 0, तो y बरोबर माइनस 18। तो ये आ जाएगा आपका पहला मान जो असंभव है, क्योंकि यहां पर मुझे वर्ग की भुजा निकालना जो माइनस में नहीं होगी, इसलिए हम इसे बोलेंगे असंभव। संभव क्या होगा, y माइनस 12 बरोबर 0, तो इस तरह से y का मान आ जाएगा 12, तो ये है संभव। तो मैं कह सकता हूं कि दूसरे वर्ग की भुजा कितनी आ गई मेरे पास, y बरोबर 12। अब मुझे निकालना पहले वर्ग की भुजा, तो यहाँ पे मान रख देंगे, तो पहले वर्ग की भुजा भी आ जाएगी। तो यहां पर देखें y बरोबर आ जाएगा 12 मीटर। अब मैं निकाल लेता हूं पहले वर्ग की भुजा, पहले वर्ग की भुजा। तो पहले वर्ग की भुजा के लिए मुझे समीकरण 2 में y का मान रख देना है, अर्थात x बरोबर 6 प्लस वाई। ठीक है ना, अब y का मान तो हम निकाल चुके हैं, तो इस तरह से x बरोबर 6 प्लस 12, और 12 और 6 कितने हो जाएंगे, 18। तो इस तरह से मैं कह सकता हूं कि पहले वर्ग की भुजा 18 मीटर और दूसरे वर्ग की भुजा 12 मीटर। और बच्चों यही हमारे आंसर है। बस एक या दो बार इन सवालों पे आपको प्रैक्टिस की जरूरत है, आप आराम से इस पे प्रैक्टिस कीजिए, सवाल बहुत ही इजी है। अब बच्चों हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम अगली प्रश्नावली 4.4 को करने वाले हैं, जो बहुत ही आसानी और बहुत इजी तरीके से हम करेंगे। परीक्षा के लिए प्रश्नावली 4.4 भी इंपॉर्टेंट है, तो आप इसी तरह हमारे साथ में बने रहे। वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब चैनल को जरूर करें। मिलते हैं हम अगले वीडियो में। जय हिंद। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.